नमस्कार, मैं हरकेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। मुद्दा यह है कि उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है और कैसे हो रहा है। इस पर बहुत ज्यादा लोगों की निगाह रहती है कि योगी आदित्यनाथ रहेंगे या जाएंगे, और ये बीते कई वर्षों से चला आ रहा है। ये एक दो वर्षों का हिसाब किताब है भी नहीं। आप 2017 से याद करिए, 18 में लगभग लगभग लग रहा था कि योगी आदित्यनाथ को रिप्लेस कर सकता है कोई। योगी आदित्यनाथ को रिप्लेस करने के लिए जिन नामों की चर्चा होती थी, उन नामों के इतर अगर हम देखें तो लगातार एक बात बहुत तेज उभर कर आती थी, वो थी अमित शाह की। कि अमित शाह जो हैं, दिल्ली से नहीं चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो है ताकतवर तरीके से या प्रभावशाली तरीके से चीफ मिनिस्टर बने रहें। उनको कमजोर करने के बहुत सारे हथकंडे अपनाए गए, चाहे वो स्मृति ईरानी के थ्रू हो, चाहे वो केशव मौर्य के थ्रू हो, चाहे वो ए.के. शर्मा के थ्रू हो। बीच में आपको याद होगा कि ए.के. शर्मा भी इसीलिए भेजे गए थे कि उनको ऊर्जा मंत्री बना करके यहाँ पे रिपोर्ट किया गया था, और ये कोशिश की जा रही थी कि सेंट्रल का हस्तक्षेप बनाए रखा जाए, चाहे जांच परख की जाए। इसमें एक नाम और है, आनंदीबेन पटेल, जो राज्यपाल है उत्तर प्रदेश की। इनके थ्रू भी ये कोशिश की जाती है कि योगी आदित्यनाथ पर लगाम कसे रखी जाए। इन सारी बातों को ढक्कन बताते हुए या इधर उधर पटकते हुए योगी आदित्यनाथ ने एक छवि क्रिएट की अपनी पूरे उत्तर प्रदेश में। वो ये थी कि बाबा जो हैं वो पूरे उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बहुत ताकतवर तरीके से स्थापित कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर के तहत जो आप जानते हैं, अतीक अहमद किस तरह से मारे गए, कैसे मारा गया मुख्तार अंसारी, कैसे माफियाओं का सफाया हुआ, कैसे नेक्सस तोड़े गए, मुन्ना बजरंगी, कई ऐसे नाम हैं, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर्स। उसके बाद सबसे बड़ी बात ये कि सिर्फ और सिर्फ कानपुर का विकास दुबे नहीं, बहुत सारी ऐसी फहरिस्त है जिसके आधार पर योगी आदित्यनाथ ताकतवर तरीके से अपने आप को स्थापित कर रहे हैं, और लोग ये समझते हैं या जानते भी हैं या मानते भी हैं, ये कह लीजिए कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर परफेक्ट है। और शायद यही एक शर्त है जिस पर योगी आदित्यनाथ टिके हुए हैं। विकास के प्रतिमान, विकास होना, समिट होना, 2018 में जो इन्वेस्टर समिट हुआ या उसके बाद जो इन्वेस्टर समिट हुए, उसमें लाखों करोड़ों के निवेश आने की संभावनाओं को जगाया गया। ये भी बताया गया कि एमयू के तहत ये चीजें आएंगी, सॉरी एमयू नहीं, एमओयू के तहत ये चीजें आएंगी। अब एमओयू होता है, उसमें कितना प्रतिशत आता है, ये बात की कहानियां हैं। लेकिन फिर भी एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये इंपॉर्टेंट है कि योगी आदित्यनाथ को लोग चाहते कितना है। 2017 का इलेक्शन और 2022 का इलेक्शन, ये बात बहुत साफ तरीके से उभर कर आती है कि जनता में योगी आदित्यनाथ की एक पैठ बनी हुई है। फिर क्या प्रॉब्लम है केंद्र को, जिसमें खासकर अमित शाह का चेहरा बार बार उभर कर आता है। आपको याद होगा एक दृश्य उस समय भी उभरा था जब योगी आदित्यनाथ कंधे पे हाथ रख करके, या नरेंद्र मोदी उनके कंधे पे हाथ रख करके चल रहे हैं और वो उनको रिसीव करने गए हुए हैं एक गलियारे में, या अयोध्या में, या फिर आप काशी विश्वनाथ में। इन सब जगहों पर जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तब भी योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की क्या भी आपस में बातचीत हो रही है, या क्या उनके आंखों आंखों में इशारे चल रहे हैं, इन सारी बातों की चर्चा गर्म थी। इस समय भी योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक तीर कसा हुआ है कि उन्हें रिप्लेस किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। और मुझे याद है जहां तक कि किसी भी चर्चा में मैं ये लाइन हमेशा कहता था और आज भी कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ को हटाना 2017 के बाद, जब से वो बने सीएम, अव्वल तो वो बनने की लिस्ट में नहीं थे। जिस समय लिस्ट में आए, अभी भी याद है कि 13 मार्च का दिन था वो, उसके पहले उनका कहीं कोई नाम नहीं था। जिनके नाम थे वो 6-7 नाम थे, उसमें एक मनोज सिन्हा नाम हुआ करते थे जो गाजीपुर से चुनाव हार चुके थे, और उन्हें फिर केंद्र ने भेज दिया राज्यपाल बना के जम्मू कश्मीर का। लेकिन इन सारी परिस्थितियों में भी जब सीएम बन गए योगी आदित्यनाथ, तो कई ऐसी कॉन्स्पिरेसी हुई कि उनको हटाया जाए अधिकारियों के तहत। कई जगहों पर ऐसी बातें हुई कि जैसे जब भी वो कहीं जाते थे तो मान लीजिए कि आप शोक सभा में गए हुए हैं, वहां रेड कारपेट बिछा दिया गया है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी। कहीं भी कोई प्रोग्राम हो रहा है, कुछ ना कुछ वहां पर मिस्टेक हो जाती थी। ये छवि बिगाड़ने की कोशिश होती थी कि योगी आदित्यनाथ से प्रशासन नहीं संभल रहा है।
इसके बाद अभी हाल में जो बात आती है, नंबर एक बात ये होती है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली या जो उनकी तौर तरीके हैं वो मुफीद नहीं है, इसलिए मंत्रियों में रद्दोबदल किया जाए, वो भी कब? 14 तारीख मकर संक्रांति के बाद। ये बहुत तेज उभर कर आया था कि बहुत सारे लोगों का मंत्रियों में फेरबदल या कैबिनेट विस्तार किया जाए। बहुत लोगों के नाम कटने के नाम आ गए, बहुत लोगों के नाम जोड़ने के नाम आ गए, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। आप भी जान रहे हैं, ये पीछे दिनों में भी कई बार हुआ, बीते दिनों में भी ये कई बार हुआ कि कई नाम आएंगे और कई बदले जाएंगे, कैबिनेट मंत्रियों का या मंत्रालय का विस्तार होगा, पर ये हो नहीं रहा था। और 14 जनवरी वाली तारीख तो कम से कम मुझे लगता है कि किसी चैनल ने नहीं छोड़ी, सबने दिखाया, सब पेपरों में था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब इस समय जो बात आ रही है, हालिया घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण दो घटनाएं। पहली महत्वपूर्ण घटना है सेक्टर 150 में हुए युवराज की मौत या उसका हादसा। दूसरी घटना है माघ मेले के भीतर अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ छीना झपटी, गैर सलूक व्यवस्था या हिंदुओं के विरोध की बात, इस तरह की बात। और तीसरी बड़ी घटना, मैं उसमें छोटा सा इसको भी मानता हूं इसलिए क्योंकि मणिकर्णिका घाट पर जो तोड़ ताड़ हुआ उसमें किसका हाथ था? वो योगी आदित्यनाथ जी को चिन्हित करके उनके ऊपर आरोप लगा। उनके ऊपर लगा कि मणिकर्णिका की मंदिर या वहां पर जो अहिल्याबाई की मंदिर है उस मंदिर की मूर्तियां तोड़ दी गई। अहिल्याबाई की मंदिर की तो बात नहीं हो रही थी, बार बार लोग कंफ्यूज हो रहे थे। वो घाट है मणिकर्णिका पर जिसपे अहिल्याबाई ने उसका सौंदर्यीकरण करवाया था और उसका निर्माण करवाया था, उसके तोड़े जाने की बात हो रही थी। ये तीन महत्वपूर्ण बात है। पहले बिंदु पे चर्चा करते हैं कि 150 सेक्टर में युवराज की जो मौत होती है वो हादसा तो थी ही, लेकिन क्या उसमें कोई हीला हवाली, कोई प्रशासनिक व्यवस्था, किसी तरह के कोई ऐसी गड़बड़ है जिस पर यह चिंता जताई गई? बिल्कुल जताई जानी चाहिए और है भी। अगर आप उस लोकेशन को देखे हैं, तमाम विजुअल्स आप देख चुके होंगे, तमाम ऐसी बातें देख चुके होंगे कि वहां जो निर्माण है वो 90 डिग्री एंगल पर निर्माण है, जहां से मोड़ है। मोड़ 90 डिग्री एंगल पे नहीं होते, हमेशा कर्व लिए होते हैं, गोल, राउंड। विश्व के किसी भी जगह पे आप देखेंगे। दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है सड़कों के निर्माण में। सड़कों का जो बनावट होती है, एक तो वो स्लोप बाहर की साइड में जाता है, सड़कें बीच में थोड़ी ऊंची होती है, गड्ढी नहीं होती है। जहां मोड़ होती है, बनती है किसी भी तरीके की, तो उस मोड़ की स्थिति में क्या होता है कि कर्वेचर में थोड़ा सा ढलान नीचे की ओर होता है और गोल चक्कर काटता है लंबा। लेकिन आप उस जगह को देखेंगे तो वहां पर एकदम 90 डिग्री एंगल पर मुड़ा हुआ वो रोड का रास्ता है और वहां पर मोड़ है शार्प। आप सोचिए कि कोई गाड़ी अगर 100 की स्पीड से, 80 की स्पीड से, मैं कह रहा हूं कि युवराज हो सकता है 100 की स्पीड से जा रहे हो, धनेंद्र 100 की स्पीड से जाने का ये मतलब तो नहीं है कि मोड़ मुड़ते समय वो कहीं जाकर के खड्डे में गिर जाए, कहीं जाके किसी जल भरा वाली एरिया में घुस जाए। चलिए ये हुआ, वो मुड़े और उनकी गाड़ी टूट करके या बैरिकेडिंग तोड़ते हुए कूद गई पानी में। दूसरी महत्वपूर्ण बात वहीं पर, ठंडी रात थी, नो डाउट। अब ठंडी रात में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इन सब का काम क्या है? ये जितनी भी संस्थाएं बनी हैं रक्षा दल के तौर पे, जिन्हें रक्षा करना है, सीआईएसएफ या जो भी है, ये जो लगे हुए हैं, इन लोगों को बचाना होता है, लोगों की जान की सुरक्षा करनी होती है। इसी बात की ड्यूटी है उनकी और यही उनको करना होता है। वहां पहुंचती है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, उससे बातचीत भी हो रही है, घंटे डेढ़ घंटे बात हुई है, ऐसी लगातार बातें आई भी है और सामने हुआ भी है, इसमें ये कोई दो राय नहीं है। डूब के आदमी तो वैसे भी 2 मिनट से ज्यादा नहीं जिंदा रहता, लेकिन जिस तरीके की लड़ाई युवराज लड़ रहा था उस पानी में गिरने के बाद, ठंडे पानी में गिरने के बाद, बाहर से बचाव दल केवल डिस्कस कर रहा है कि उसको बचाना है, उसको कैसे फेंकना है, कैसे उसको निकाल के ले आना है, रस्सियां फेंकनी है, रस्सी फेंक के निकालना है। दो कारण थे। पहला कारण यह था कि पानी के नीचे जो न्यू बिल्ड कॉलोनी बन रही है उसके अगल बगल चारों ओर जहां पानी भरा था, उसमें जो बनावट था उसमें सरिये निकले थे। उन सरियों से डर था कि अगर एनडीआरएफ या किसी भी टीम का कोई व्यक्ति बचाने के लिए जाएगा तो वो घायल हो जाएगा या मर भी सकता है सेप्टिक होने की वजह से। सेकेंड पॉइंट, ठंडा पानी है इसलिए उनकी जाने की हिम्मत नहीं हो रही। पहला पॉइंट फिर भी समझ में आया कि सरिया का अता पता नहीं है,
उसको थोड़ा सा देख करके निकलना था। दूसरे पॉइंट पे मैं बिल्कुल एग्री नहीं कर रहा हूं कि इसका मतलब ये हुआ कि सियाचिन ग्लेशियर पे खड़े जवान किसी भी दिन ये कह सकते हैं कि हम क्यों ही सुरक्षा करें -20 में। उसके नीचे आइए, उन इलाकों में जहां पे बर्फबारी होती है, जहां पे लोगों का बचाव दल कार्य करता है, वहां ये मना कर सकते हैं ठंड बहुत है इसलिए हम बचाने नहीं जाएंगे। पानी ठंडा है इसलिए कुछ लोग कूद के नहीं जा रहे थे पानी से निकाल के ले आने के लिए युवराज को। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। ये सारा गड्ढमट जो कुछ भी हो रहा था, इन सारी चीजों को थोप दिया गया योगी आदित्यनाथ के ऊपर। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी नहीं है, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि किसी मंत्री की, किसंतरी की इनकी जिम्मेदारियां नहीं होती हैं, होती हैं। लेकिन प्रशासनिक हीला हवाली जो सबसे बड़ा कारण था, उसमें क्या हुआ? नोएडा के सीईओ हटाए गए, अधिकारी सस्पेंड हुए। नहीं हुआ तो कौन नहीं हुआ? ज्ञानेश कुमार की बेटी मेघा रूपम डीएम। अव्वल तो वो डीएम बनने की काबिलियत रखती है या नहीं रखती, इस पर चर्चा भी कर सकता हूं। इंपॉर्टेंट ये है कि आईएएस डीएम होता है, लेकिन कितने साल का आईएएस नोएडा का डीएम होता है और कितने साल का आईएएस जो है वो गाजियाबाद का डीएम होता है, ये बात आपको समझनी होगी। शहरों के बड़े होने और छोटे होने का फर्क क्या होता है। लेकिन मेघा रूपम जिलाधिकारी बना करके यहां भेजी गई और वो तैनात है, अभी भी तैनात है। तमाम मीडिया हाउसेस ने, तमाम लोगों ने इस बात के सवाल खड़े किए, लेकिन उनका न ट्रांसफर हुआ न वो हटाई गई। और ये बात इस आधार पर भी मैं कह सकता हूं कि गाजियाबाद में भी जब कमिश्नरेट बन रहा था तो वो कमिश्नर बना के भेजे गए सीपी जो 7-8 साल से संत थे दिल्ली में। और बाय द वे या लकली कह लीजिए, उनको तलाशिएगा आप मिल जाएंगे, अजय मिश्रा ये थे अमित शाह की टीम में। और जैसे ही गाजियाबाद और नोएडा दो नोडल जगह पर जैसे ही ये उभार आया कि यहां पर सीपी भेजे जाएंगे, कमिश्नरेट बनाया जाएगा, योगी आदित्यनाथ के समय की बात है, तो एक सीपी भेजे गए दिल्ली से अजय मिश्रा और दूसरे सीपी भेजी गई लक्ष्मी जी। ये योगी आदित्यनाथ के चिन्हित कदमों पर था और वो अमित शाह के डायरेक्शन पे था। डीजीपी का केस आप हमेशा जान रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कई वर्षों तक डीजीपी फिक्स नहीं हुआ, कार्यकारी हुआ। ये भी लड़ाई और झगड़े का ही विषय था, खींचतान का ही विषय था। अभी भी यही चल रहा है कि योगी आदित्यनाथ को हटा करके किसी और को चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है। इसमें सबसे बड़ा रोल निभा रहे हैं इस समय केशव मौर्य। आप ध्यान दीजिएगा, अनाप शनाप मंत्री बोल रहे हैं, ब्राह्मणों की बैठक होती है, तमाम ऐसी बातें होती है, ब्राह्मण विधायकों की बैठक होती है, और ये खींचतान बनती है कि योगी आदित्यनाथ के पीछे नकेल कसने की कवायद चल रही है। दूसरी घटना है अभिमुक्तेश्वरानंद की माघ मेले में, इसमें भी खींचतान हो रही है, लेकिन केशव मौर्य अभिमुक्तेश्वरानंद के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद जिन्हें ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं वो कांग्रेस की हिस्सेदारी निभा रहे हैं, उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं कि केशव मौर्य ज्यादा बेहतर मुख्यमंत्री हो सकता है बनस्बत योगी आदित्यनाथ के। और क्या कुछ एक दूसरे को लोग कह रहे हैं, ये बात बहुत स्पष्ट है आप लोगों के सामने, ये आप लोग जान ही रहे हैं। रोजमर्रा के उसमें आप देखिए तो अभिमुक्तेश्वरानंद कोई लिमिट नहीं छोड़ रहे हैं जिसमें वो क्रॉस करके योगी को कुछ ना बोल दे रहे हो, और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ भी वही कर रहे हैं। ये खींचतान भी चल रही है। तो उनके हटाए जाने की लगातार ये बात सुबुगाहट पूरे पॉलिटिकल जगत में फैली हुई है। अब मेरी आखिरी बात, योगी आदित्यनाथ के लिए मैं पहले भी कहता रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं, हटाया जाना असंभव की हद तक कठिन है। हटा दिया जाए, पॉलिटिकल अपडेट हो जाए, कोई चीज हो जाए, ये तो बात हो सकती है, लेकिन उनको हटाने का खतरा अभी बीजेपी मोल नहीं सकती। अभी 2024 के इलेक्शन में जिस कदर हार हुई है बीजेपी की, खासकर उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में, आप वो ध्यान दीजिए। 400 पार का नारा 240 पे अटक जाता है। उसका रीजन यही है कि उत्तर प्रदेश में 40-42 सीटें एक साथ एकमुश्त हार जाते हैं। कहां 62-72 के रिकॉर्ड की बात हो रही थी और कहां 39 से भी नीचे आ जाते हैं, वे भी गठजोड़ के साथ। अगर उनके उनके तमाम हिस्सेदारी जो पार्टियां हैं, जिसमें सुभाषपा भी है, पटेल की भी है, ये सब पार्टियां अगर हटा दी जाएं तो और उनकी घटोतरी हो जाएगी। 32 सीट और 33 सीट आके सिमट जाते हैं। यानी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी वजह थी जो
भाजपा को 400 पार होने नहीं दी। अब दूसरी एंगल पर आइए। योगी आदित्यनाथ इसके भीतर कहीं ना कहीं इतने ताकतवर हैं इस मामले को लेकर। आप कहेंगे कि उनके साथ विधायक कितने खड़े हैं, आप कहेंगे उनके साथ कितने सांसद खड़े हैं, मैं कह रहा हूं एक भी नहीं है। बावजूद इसके एक बात जान लीजिए, हराने में सक्षम है योगी आदित्यनाथ। आपको जिता दें मैं नहीं कहता, चुनाव जितवा दें ये मैं नहीं कहता, लेकिन अगर उनकी नजर टेढ़ी हुई और वो हराना चाहे तो मेरा स्पेकुलेशन ये है कि गारंटेड उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव आप जीत ना पाएंगे अकेले बल पे, बिना योगी को लिए। और जो परिस्थितियां, जो सिचुएशन चल रही है, जिसमें यूजीसी भी आ गया है, आप समझ जान ही रहे हैं यूजीसी का कार्यक्रम कैसे बना हुआ है, किस तरीके से सवर्णों और अवर्णों को अलग अलग किया जा रहा है, किस तरीके के बंटवारे किए जा रहे हैं, जो लगातार योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हिंदू को बंटना नहीं चाहिए, लेकिन बावजूद इसके मैं ये बात कह रहा हूं कि यूजीसी को जिस तरीके से उभारा जा रहा है, जिसमें बहुत कुछ ठीक भी है और बहुत कुछ गलत भी है। गलत इसलिए मैं कहूंगा क्योंकि हर बार ये नहीं कहा जा सकता कि कोई सवर्ण ही अपमानजनक बातें करता है अवर्णों के लिए, अवर्ण भी कभी कभी करते हैं। आप भी जानते हैं कि बलिया किस तरीके से बदनाम होता है, राय कैसे बदनाम होते हैं, किन के बारे में क्या क्या कहा जाता है। मैं वो कहना नहीं चाह रहा हूं, तमाम ऐसे शब्दों का, विरोध का, भाषा का आपको एब्रिविएशन या विकासमान तरीके से आपको कानपुर में, बलिया में, आजमगढ़ में, पूर्वांचल हिस्सों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों के लिए, गुर्जरों के लिए कुछ नहीं कहा जाता है। तो अवर्ण और सवर्ण इसकी लड़ाई आज की तो है नहीं, ये ऐतिहासिक तथ्यों से छिपी भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को खत्म करने की दिशा में चल जरूर रहा है, पर सफल कितना होगा ये 2027 तक पता ही चल जाएगा। उसके पहले योगी आदित्यनाथ को रिप्लेस करने की हिम्मत या हिमाकत मैं कह सकता हूं, कह देता हूं, ना अमित शाह में है, ना भाजपा में है, ना आरएसएस में है। धन्यवाद। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।